and unjust is contextual. What was just a year back may turn out to be unjust in today's context. Changing context should be constantly under scrutiny to prevent the miscarriage of justice. Examine the above statement with suitable examples. What question, sir? Everybody read the question, please. क्या लगता है क्या अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर ये स्टेटमेंट इस बात को उसको एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है क्या लगता है क्या बोल रहा है क्वेश्चन आई वांट टू गेट एनी वो मैं सिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा मुझे अंडरस्टैंडिंग बताओ क्या बोलना चाह रहा है क्या लगता है आपको ठीक है ऐसे सोसाइटी चीज होती है हमारा जस्टिस हमारा लॉ का जो कांसेप्ट है वो चेंज होता है जैसे पहले रिलेटिव टाइम पे खराब नहीं मानते थे खराब मानते चलो ठीक है ओके ठीक है एग्जांपल होना चाहिए देयर शुड बी लाइक दैट कि देयर शुड बी नथिंग दैट इज यूनिवर्सल कोई यूनिवर्सल वैल्यू होनी नहीं चाहिए है ना कोई ये बोल रहा है कि जो आज जस्ट है वो अनजस्ट हो जाएगा आप लोग बोल रहे हो कि हां सर दिस इज सर्कमस्टेंशियल सो इट मींस दैट इफ आई किल समवन दैट कैन बी जस्टिस टुमारो इफ आई डू रॉबरी दैट कैन बी जस्टिस टुमारो आर यू दैट कि एवरी वैल्यू एवरी थिंग एवरी एक्शन या फिर दैट इज कंसीडर्ड जस्ट और अनजस्ट कैन बी वैल्यूड जस्ट और अनजस्ट एवरी कांसेप्ट कैन बी वैल्यूड जस्ट और अनजस्ट इज रिलेटिव या फिर रिलेटिव बोल रहा है ये रिलेटिव टू द कॉन्टेक्स्ट है ना ये कहना चाह रहा है कि एवरी एक्शन इज रिलेटिव टू द कॉन्टेक्स्ट तो एवरी एक्शन इज रिलेटिव टू कॉन्टेक्स्ट ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो यूनिवर्सल हो सकती है और कॉन्टेक्स्ट नहीं बदले तो भी सेम है कॉन्टेक्ट बदले तो भी सेम है कैन बी नो सच थिंग बड़े बना भी आई डोंट वांट टू गेट फिलोसॉफिकल टर्म्स को बताओ क्या लगता है सोचो सोचना सोचना जरूरी है हां जी बताओ मुझे ऐसा क्या हो सकता है ऐसा हो सकता है क्या क्योंकि पता है कैसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो इन एवरी कॉन्टेक्स्ट सेम रहे लेकिन नो वैल्यू ऐसा देखिए कोई वैल्यू नहीं हो सकती ऐसे एवरीथिंग कैन चेंज ओके ऐसा कैसी वैल्यू हो सकती है आप बताओ कौन सी वैल्यू हो सकती है लव ओके लव बट फिर फेडरेटिव लेते हैं थोड़ा जनरल हो जाएगा और कंपैशन बोला किसी ने ऑनेस्टी बोला ये चीजें ये ऐसी वैल्यूज हैं जो हमेशा सही दिखेंगी ना बट आर पे अप्लाई टू क्वेश्चन देखो है ना यहां पे क्या बात कर रहा है जस्ट एंड अनजस्ट की क्या बोल सकते हो कंपैशनेट होना जस्ट अनजस्ट है कंपैशन इन इटसेल्फ इज अ वैल्यू समझ मेरी बात को ध्यान से कंपैशनेट इन इटसेल्फ इज अ वैल्यू जस्ट और अनजस्ट क्या होते हैं एक्शंस है ना जस्ट और अनजस्ट एक्शंस होते हैं वैल्यूज नहीं ये बात समझ में तो जब भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लिखा जाए तो हमेशा इस बात पे ध्यान दिया जाए कि व्हाट वाज जस्ट अ ईयर बैक मतलब वी टॉकिंग अबाउट सर्टेन एक्शन एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वैल्यू अब इस मान किसी ने ऑनेस्टी बोला है ना नाउ कम टू समथिंग नॉट डूइंग व्हेन यू आर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हेन यू see any mishappenings any corruption any ill doing in the organization and you come out and say it that is known as doing the civil doing है ना civil protection करके right अब कुछ organizations ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि चाहे कुछ भी organization में promote करो civil यहाँ पे ठीक नहीं है civil की कौन सी वैल्यू है honesty है ना honesty वैल्यू का मीनिंग क्या है saying the truth as it is अगर सिंपल मैनेजमेंट को ये मतलब है बट क्या ये हर कॉन्टेक्स्ट में लेटेस्ट कम टू अ पॉइंट व्हिच इज कि मान लो डॉक्टर है और उसको बिल्कुल श्योरिटी से ये पता है कि मेरे पेशेंट को ऐसी डिजीज है वेयर इफ आई टेल दैट पर्सन दिस पर्टिकुलर डिजीज देन ही विल नेवर बी एबल टू रिकवर कभी नहीं कर पाएगा कितना मेंटल ट्रॉमा हो जाएगा उसे तो शुड अ डॉक्टर नाउ बी ऑनेस्ट विद द पेशेंट और नॉट क्या लगता है उसके मेडिकल एथिक्स ये बोलेगा नहीं होना चाहिए जैसे पर्सनल एथिक्स नहीं होना चाहिए पर्सनल वैल्यूज हो सकते हैं मैं डिफरेंट बात कर रहा हूं जो क्या करेगा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि थिंग्स एक्शंस always have to be seen in the context values can be universal actions always change as per the context बस समझ आया ये पूरा जो कांसेप्ट है दिस इज अ कांसेप्ट नोन एज मोरल रिलेटिविज्म पढ़ोगे आप क्योंकि मोरालिटी मोरल वैल्यूज एक्शंस आर अल्टीमेटली रिलेटिव आपके स्पेस में किस टाइम में होगा उसके बेसिस पे जज किए जाते हैं क्वेश्चन पढ़ते ही एग्जामिनेशन में एज सून एज एनी स्टूडेंट रियलाइजेस ये किस बेसिस पे है ये क्वेश्चन उसका सॉल्व करना है वहां पे तब भी हमेशा इसका पैरेलल थियरी आएगी इसकी एंटी थियरी आएगी जिसमें मोरल यूनिवर्सलिज्म ये थियरी बोलेगी नहीं ऐसा नहीं है देयर आर ऑलवेज सर्टेन एक्शंस जिनको आप मानोगे ही मानोगे कि ये तो यूनिवर्सल है फॉर एग्जांपल लविंग योर फेलो ह्यूमन बीइंग्स for example ethically upright for example saving or preserving the dignity of fellow human being कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉन्टेक्स्ट के परे हैं you have to maintain them in every sort of a manner ये तो बड़ी सोचना पड़ेगा जिस बच्चे को क्वेश्चन करके समझ आ जाएगा उसका आंसर सॉर्टेड है क्लियर बात read the second question देखो environment is like global warming climate change are the outcomes of human greed in the name of development indicating the direction in which extinction of organisms including human beings is heading towards loss of life on earth अब ये कितना क्वेश्चन है how do you put an end to this सीधे आपसे स्टेप्स पूछ रहा है how do you put an end to this to protect life and bring equilibrium between the society and the environment बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा क्या बोला इसने जो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज है वो ह्यूमन ग्रीड की वजह से हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे इंसान ग्रीडी हो गया और इसलिए ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज हो रही है इंडिकेटिंग द डायरेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स हेडिंग टुवर्ड्स लाइफ ऑन अर्थ बिना पूरी पूरी आप हर ह्यूमन बीइंग के अलावा भी बाकी स्पीशीज को लेके जा रहे हो यूज लेकर लेके जा रहे हो हाउ डू पुट एंड टू दिस प्रोटेक्ट लाइफ एंड इक्विलिब्रियम नॉट सीरियस है आप एक बार सोचो इसके स्टेप्स क्या हो सकते हैं हम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को अप्लाई करो 1.5 डिग्री सेल्सियस को नहीं जाने दो सी सरफेस टेंपरेचर राइज नहीं होने दो पॉल्यूट्स नहीं आने चाहिए सबको कार्बन न्यूट्रल बना दो सब पहुंच सकते हैं इसमें बोल रहा हूं ये पहुंच सकते हैं नहीं ना देन हाउ डू यू वेरी इन दिस आंसर तो ये क्वेश्चन दिया गया है इस ऊपर लाइन में बात हूं इफ आई हाइड दिस पर्टिकुलर लाइन एंड दिस राइट हाउ डू यू पुट एन एंड टू एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज बिकॉज़ हाउ डू पुट एन टू ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज तो इसका क्वेश्चन है एनवायरमेंट जैसे तो यहां पे दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक एथिक्स आपकी हर चीज का क्रक्स आपका निचोड़ करके देगा अगर आप निचोड़ आंसर कर लिया तो यू स्टार्ट लुकिंग एवरीथिंग फ्रॉम एथिकल पर्सपेक्टिव ये क्लाइमेट चेंज ये ग्लोबल वार्मिंग के पीछे एथिकल इशू क्या है ना इस ग्रीड को कैसे कम करना है ये सोचना है एनवायरमेंट की टॉकिंग अबाउट एथिक्स ये तो मैंने भी सोचता है ये है ना तो पहला स्टेटमेंट है दैट इज व्हाट एथिकल अंडरस्टैंडिंग इज जो बताओ मुझे एक और पेज पे एक और पीस पे ऑफ ऑनलाइन एक और पीस पे इसको बच्चे में क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबॉडी सिंपल है कोई इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कुछ है सिंपल मुझे सोचने की कोशिश करो कि प्रश्न के सामने है हाउ डू पुट एन टू दिस लाइफ एंड इक्विलिब्रियम एनवायरमेंट क्या लिख सकते हैं इसमें एनवायरमेंट का पर्सपेक्टिव नहीं इंसानियत है ना थोड़ा मोरालिटी के पर्सपेक्टिव से सोचना है आंसर को थोड़ा ऐसे सोचो लेट्स हैव अ बिट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग थिंक अबाउट इट लोग बहुत ग्रीड हो गए हमें ग्रीड कम करना है हमें ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज चीजों को कम करना है हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं सोचो थोड़ा सा तब लिख दो पॉइंट्स
start looking at environment, if you start looking at animals, if you start looking at environment from an equal perspective, कि भाई इस अर्थ पे हमारा जितना अधिकार है that we have on this planet, the same that should be given to a tree, the same that should be given to an animal, तो क्या लगता है will that be a solution to this problem? हो सकता है ये? मान लो मैं सोचूं जब मैं पॉलिसी बना रहा हूं, है ना, मान लो मैं फॉसिल फ्यूल की पॉलिसी बना रहा हूं, ठीक है, अब उस टाइम मैं सोच रहा हूं कि व्हाट इफ कल को जो पॉलिसी है इसका स्टेक होल्डर या फिर ये पॉलिसी बनाने वाला ही डिजाइन करने वाला ये ट्री हो एक एनिमल को, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी वुड दे मेक? व्हाट इफ आई स्टार्ट थिंकिंग कि भाई मैं मेरी जो आइडेंटिटीज है मेरी क्या है, जैसे मैं बता दूं आई मे बी अ होमो सेपियन, अ मैन, एन इंडियन, अगर मैं ये सारी चीजें हटा दूं और तब ये पॉलिसी बनाऊं, मुझे ये बताओ कि मैं होमो सेपियन हूं, मुझे पता नहीं मैं ट्री हूं, एनिमल हूं, मुझे पता नहीं मैं मेल हूं, फीमेल हूं, इंडियन हूं या ब्लू सिटीजन हूं, अगर मैं तब पॉलिसी बनाऊं तो मैं कैसी पॉलिसी बनाऊंगा? तो मैं ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा जो फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा करे और ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करे, नहीं बनाऊंगा क्यों? बिकॉज़ हो सकता है कि उसकी इंक्रीज सबसे पहले स्पेशल मेरी स्पीशीज का हो, मुझे पता नहीं कि होमो सेपियन हो सकता है पहले क्लासिक पॉलिसी समझ लें, बट ट्राई जस्ट ट्राई टू बी विद मी फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन. सिमिलरली अगर पॉलिसी बनाते वक्त मैं सोचूं कि कल को मान लो ये पॉलिसी है ना, ट्री बनाई, एनिमल बनाए, आज हम फॉसिल फ्यूल सेक्शन के नाम पे मान लो ट्रीज खत्म कर रहे हैं, एनिमल्स के हैबिटेट्स को खत्म कर रहे हैं, कल को एनिमल की पॉलिसी बनाए और जो ह्यूमन हैबिटेट है वो खत्म होने लगे, तो इज एक्सेप्टेबल टू मी? नो इट इज नॉट. तो क्या कहते हैं जो ग्रीड है ना, जो डेवलपमेंट के नाम पे हमने ग्रीड रखे कम्युनिटी नहीं होगी. यही सब कॉन्सेप्ट्स हम एथिक्स में डिफाइन करेंगे. ये कांट कैटेगोरिकल इंपेरेटिव है, ये जॉन रॉल्स का वे ऑफ इग्नोरेंस है, जो मैंने सबसे पहले बताया वो इगैलिटेरियनिज्म है. ये सब कॉन्सेप्ट्स हमारे पड़ेंगे, यही इंपैक्ट रिलेशन है. नाम बहुत फैंसी दिखते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है कि भाई कल को अगर किसका हैबिटेट खत्म होना है, whose habitat should be destructed due to development, अगर इस पॉलिसी को एनिमल शेड करने लगे, एक टाइगर एलिफेंट करने लगे, तो मेरा हैबिटेट बचेगा क्या? तो मेरा हैबिटेट खत्म होगा. इसको यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल अप्रोच टू एथिक्स कि भाई कोई ऐसा लोग बनाओ, ऐसी पॉलिसी, ऐसा स्टेप जो सबको एक्सेप्टेबल हो. अगर उस चीज को सेक्शन को यूनिवर्सलाइज कर दिया जाए कि भाई हां कोई भी पॉलिसी मास्टर सेक्शन दी तो सबके लिए एप्लीकेबल हो, तो हो गया कांट कैटेगोरिकल यूनिवर्सल लॉ. ऐसे करके हमें चीजों को समझना है एंड दिस विल मूव इसमें बहुत बता देते हैं. अभी थोड़ा सजेस्ट टू जॉइन अप योर ब्रेन, आई वांटेड टू डू दिस. तो एटीट्यूड का टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बोल रहा था है ना, एटीट्यूड कैसे मोटिवेट करनी है, एटीट्यूड के अंदर आ जाएगा एटीट्यूड ना. तो दिस क्वेश्चन आर डायरेक्टली फ्रॉम द चैप्टर ऑफ एटीट्यूड, बहुत सिंपल टॉपिक है. तो इसका हम पूरा पढ़ेंगे कि क्या क्या सक्सेस हो सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स में डालेंगे आंसर में, ताकि हमारा आंसर जो है वो बहुत ही वैल्यू एनालिस्ट लगे. फिर एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, तो यहां पे एप्टीट्यूड वर्ड यूज करके वो तरीके से इसको पूछते हैं कि कैसे मिशन कर्मियों को ट्रेन करेगा, कैसे इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंसी बाकी चीजें जरूरत है एक्सेल को, तो इस क्वेश्चन में आता है. देन एसेंशियल वैल्यूज, तो एक साथ दो क्वेश्चन आए थे यहां पे, डीएनए में टोटल 21 क्वेश्चन आए थे, एसेंशियल वैल्यूज और एक 5 एथिकल ट्रेट्स, एक साथ दो क्वेश्चन आए थे एक पर्टिकुलर ईयर में ना. क्यों आ रहे क्वेश्चन? क्योंकि यहां पे ये वाला टॉपिक है एप्टीट्यूड के साथ फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज ना, ये टॉपिक है इसमें. कुछ नाम रखे हैं इंग्रेडिएंट पार्शियल पार्शियल मोटिवेशन, हम 20 25 पढ़ेंगे, तो दैट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, फिर यही मैं बोल रहा हूं हर एक क्वेश्चन आते रहते हैं, पूरे क्वेश्चन समझ क्वेश्चन आएंगे इससे आपके बारे में शायद आई नो क्वेश्चन यहां पे. आई विल गेट दिस योर इमोशनल स्किल्स, योर ईक्यू, देन इमोशनल इंटेलिजेंस, देन इमोशनल इंटेलिजेंस, तो ये ऑब्वियसली राइट क्वेश्चंस होंगे जो आपको देखने को मिलेंगे हर एक साल में. एक क्वेश्चन यहां पे आता रहता है. तो इसमें क्या पॉइंट्स लिखे सकते हो, बहुत क्लियरली हम उसको डिफाइन करेंगे. मोर थिंग्स ऑफ ऑब्वियसली मतलब जितने भी कोर बेस्ड क्वेश्चन आपको है ना, तो बेसिकली मुझे डिस्टिंक्शन समझाना हो. सो आउट ऑफ 13 theory questions you can divide them into 10 and 3. इस 10 को फर्दर डिवाइड करूंगा, बट 10 and 3, these 10 are basic questions and then these 3 are quotes. है ना, तीन क्वेश्चन आती हैं और पूछता है कि आपके मीनिंग क्या है, इनका प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, इनका रेलेवेंस क्या है, ऐसे चीजें पूछता है. तो इस तीन क्वेश्चन अगर पूरे बेसिक टॉपिक्स आ रही है ना, चाहे कानपुर जैसा पटेल, सोमवीर आनंद, है ना, गुरु नानक साहब, ये सारे टॉपिक्स हैं, वो इसी एक टॉपिक के अंदर समाहित हैं. कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडियन वर्ल्ड एंड देन लेसन्स एंड लाइफ ऑफ लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. तो चार पांच कीवर्ड्स हैं उसमें, कौन से थिंकर, फिलोसोफर, लीडर, रिफॉर्मर, एडमिनिस्ट्रेटर ना, वैसे पांच तरीके से हम इन सबको पढ़ेंगे. ओके, देन अब ये कैसे वैल्यूज है, इसका टॉपिक है. इसमें बहुत सारी क्वेश्चन अलग स्पेसिफिक चीजों पर बता देते हैं, मान लो ये लॉज जो है कैसे गाइड करेंगे, रूल्स कैसे गाइड करेंगे, रेशियोज कैसे गाइड करेंगे, कॉन्शियस कैसे गाइड करेंगे, ऐसे करके कीवर्ड्स पे हम अपने आप को इतना एबल कर लेंगे कि कोई क्वेश्चन आता है तो दूसरा क्वेश्चन देखो. तो इस क्वेश्चन पर ये लास्ट आया था, तो इस क्वेश्चन पर बिफोर द क्वेश्चन है द एप्लीकेशन ऑफ एआई एज अ डिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रैशनल मीनिंग इज इशू. क्योंकि मैंने देखा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये सब डिबेट आज के पॉइंट ऑफ व्यू में एआई को एथिक्स से एंड एथिक्स से एडमिनिस्ट्रेशन लिंक किया कि आप एआई को यूज कर रहे हो रैशनल मीनिंग के लिए, बहुत डिफरेंट इशू है. अब जितनी भी चीजें आपको कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पढ़ाऊंगा वो सारी आंसर में मिलेंगी. तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, तो दिस इज हाउ दिस टॉपिक इज मोर टेक्निकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड. Okay, all right everybody, so this is the basic understanding of the syllabus. We can do the strategy here and then we'll begin with the first topic, ethics and human interface. Okay, image sending motion, okay, I'm turning that on. हमें पहली तीन क्लासेस समझ नहीं आएगी, ठीक है, उसके बाद समझ में आएगा. पहली तीन क्लासेस में छोड़ दो तो फिर समझ नहीं आएगा, तो पहली तीन क्लासेस को ऐसे रखो. ओके, चलिए सबसे पहले एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस. क्या क्या मीनिंग है इस टॉपिक का, सबसे पहले समझ लेते हैं. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एनीवन पता है क्या मीनिंग है इस टॉपिक का? नहीं होगी. हाँ, अब जब एथिक्स और ह्यूमन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, है ना, तो किस तरीके का इंटरफेस बनता है. भाई एथिक्स कोई मतलब इवेंट नहीं है ना, एथिक्स इटसेल्फ इज अ कांसेप्ट. तो वो कांसेप्ट, उस पर्टिकुलर कांसेप्ट के सब पार्ट्स ह्यूमन है हमारे साथ इंटरैक्ट करते हैं, इंटरैक्शन में आते हैं, तो किस तरीके का इंटरफेस होगा, उस इंटरैक्शन की बात कर रहे हैं. एथिक्स और ह्यूमैनिटी के इंटरैक्शन की बात करेंगे, उसको दिस इज द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स. राइट, चलिए बेसिक एथिक्स डेफिनेशन समझते हैं. पहले आगे क्लास में समझेंगे. एथिक्स आर स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट सोसाइटी अडॉप्ट्स फॉर इटसेल्फ. एथिक्स आर सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स दैट गवर्न ह्यूमन कंडक्ट इन अ सोशल सेटिंग. और बात समझेंगे ताकि मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर पाऊं. एंड साथ में ये वाला पढ़ो, एक ही बोलना, ये तो ये लैंग्वेज पढ़ो. तो सोचो सारी क्लास में फिर तो बहुत दिक्कत नहीं है, बाकी सारी में बेस बन जाए. ह्यूमन कंडक्ट के वो स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी अपने लिए अडॉप्ट करे कि भाई सोसाइटी है वो ये बोले कि एक इंसान को इस तरीके से कंडक्ट करना चाहिए. अगर ये इस तरीके से कंडक्ट करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो गलत है ना. दीस आर द डूज एंड दीस आर द डोंट्स. है ना, फॉर एग्जांपल मान लो सोसाइटी में रह रहे हो, हमें पता है कि आपको रात को 10 बजे के बाद लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना है, सोने देना है. तो जब कंडक्ट दैट सोसाइटी इज अडॉप्टिंग फॉर इटसेल्फ, आपको दूसरा मर्डर नहीं करना है, आपको दूसरे की चोरी नहीं करनी है, अगर टू किल समबडी और रॉब समवन एल्स, ये क्या है? दीस आर दोस स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट जो सोसाइटी अपने खुद के लिए अडॉप्ट कर रही है. एंड सिमिलरली दीस आर सेट्स ऑफ डूज एंड डोंट्स आल्सो. है ना, एक इंसान ये तीन काम कर सकता है और ये तीन काम नहीं कर सकता. है ना, मर्डर नहीं कर सकता, रॉब नहीं कर सकता, आपको कर सकता है, एक दूसरे की मदद कर सकता है. तो डूज एंड डोंट्स. साथ साथ में फिर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट हैज बीन अ यूपीएससी क्वेश्चन क्या है? एथिक्स इज नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू हैव अ राइट टू डू एंड व्हाट इज द राइट टू डू. आपको क्या करने का
सोसाइटी अपने लिए जिन कंडक्ट को एग्रीएबल बनाए और जिन चीजों को करना सही हो, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू, these are called ethical theories of ethical actions. For example, touching the field of federal seriousness, self-respect and moral ethics in the universal example of society is many more what this to be of any ethical significance. क्यों हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी बात है, बड़े आइडियल पहले बताने उसके बाद पहले नहीं छोड़ता अब मुझे वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, तो क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है भाई? क्योंकि हमारी सोसाइटी ने इस चीज को अडॉप्ट किया है। कोई वैसे सोसाइटी में तो मतलब मुझे ना कोई चेस का प्लेयर है उसको उसने एक इंडियन बच्चे ने पैच समझ गया क्या हो गया, बिकॉज़ दे नॉट हैव दिस इन देम, दे नॉट अडॉप्टेड दिस स्टैंडर्ड। एग्जांपल बोलूं तो लिखना साथ में ना, एग्जांपल होगा मेरी आपका, तो मैंने राइट एनीथिंग प्लीज लाइक दैट, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, वी हैव टू पार्टिसिपेट। ओके, ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन हो गया एथिक्स का, देन दिस इज पोजीशन जो कि और डिफरेंट करेंगे। अब सबसे पहले एथिक्स क्या है, सबसे पहले यू अंडरस्टैंड एथिक्स इज नॉट, एथिक्स इज नॉट द सेम फीलिंग्स, ऑब्वियसली भाई हमारी फीलिंग्स बहुत खराब हो सकती है, मुझे इतना रिवेंज करना सकता है कि मैं मॉब लिंचिंग करूं, मैं मॉब वायलेंस करूं, बट इट्स नॉट एथिक्स, एथिक्स इज नॉट फीलिंग्स, एथिक्स इज नॉट रिस्पेक्ट लॉ, एथिक्स से बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट लॉ हो सकता है, बट मान लो ये तो लॉ में अलाउड है ना कि आप पेड़ काट लो और डेवलपमेंट करो, बट इज एथिक्स ओनली अबाउट लॉ? नो, एथिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इज अ मोरल गाइड टू द लॉ। एथिक्स बताता है कि लोगों को किस डायरेक्शन में जाना है, कैसा लॉ बनना चाहिए, कैसा कानून, कैसी पॉलिसी बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल सेक्स मैरिज, अभी इंडिया में लॉ नहीं है इस चीज का, पर धीरे-धीरे सोसाइटी में उस चीज की एथिकल अंडरस्टैंडिंग आने लगी है। समझ में बात को? ऊपर क्या डेफिनेशन थी, वो सोसाइटी अडॉप्ट्स फॉर रिस्पेक्ट टू राइट कंडक्ट। अब पहले मान लो सेम सेक्स मैरिज को सोसाइटी अपने लिए एज अ कंडक्ट अडॉप्ट नहीं कर रही थी, राइट? अब सोसाइटी सेम सेक्स मैरिज को एज अ कंडक्ट अडॉप्ट करने लगी है, तो सोसाइटी का एथिक्स चेंज हुए, उसका कंडक्ट का डेफिनेशन चेंज हुआ, एंड देन नाउ वी आर सीइंग द रिलेशन हैपनिंग इन द लीगल फ्रंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि वी वांट द पार्लियामेंट टू डिस्कस एंड डिलीबरेट ओवर द एप्लीकेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। क्यों पार्लियामेंट? क्योंकि पार्लियामेंट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, भाई हम थोड़ी डिस्कस पार्लियामेंट डिस्कस करता है, वी बनाएगा, बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट लॉ, इट इज आल्सो एट टाइम्स अ मोरल गाइड टू द लॉ। बिल्कुल। सो हां बिल्कुल, क्या पॉइंट है ये? दिस पॉइंट इज कि एथिक्स गाइड्स लॉ, सबका समझ में आ गई, बट समटाइम्स इट आल्सो गेट अराउंड। कई बार ऐसा होगा कि लॉ भी एथिक्स गाइड करेगा, ट्रिपल तलाक सोसाइटी में इस कंडक्ट को सही माना जा रहा था, है कि नहीं? बट देन लॉ ने डिसाइड किया कि नहीं ये चीज एथिकल नहीं है, तो हमने इसको क्या खत्म किया, इसको लीगल खत्म करने के बाद क्या हुआ, नाउ द एथिक्स ऑफ सोसाइटी आर चेंजिंग। अब सोसाइटी इस कंडक्ट को सही नहीं मानेगा, एंट्री इनटू टेंपल, समझ में आया? इस चीज को लॉ ने सही बताया, एंड नाउ वी आर सीइंग दिस हैपनिंग इन द सोसाइटी आल्सो। नाउ दिस कंडक्ट इज एक्सेप्टेबल टू सोसाइटी, तो एथिक्स गाइड्स लॉ एंड लॉ गाइड्स एथिक्स, बोथ ऑफ दीस आर द मोरल गाइड्स टू ईच अदर। ये हमेशा अनंत से चलता रहा है, ऐसे नहीं आज की बात है, हमेशा चलता रहा है। देन एथिक्स इज नॉट रिलीजन बाउंड, ऐसा बोलिए कि नहीं सिर्फ एक रिलीजन ही एथिक्स सिखाता है या एथिक्स सिर्फ रिलीजन से ही एसोसिएटेड है, जो रिलीजन में बोला उस चीज को माना तो एथिक्स नहीं माना तो एथिकल, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एथिक्स इज नॉट जस्ट रिलीजन बाउंड, religious values yes can be ethical, but ethics can also be beyond religious values। तो इन चीजों को जब भी ऐसे बैंड लगाते हैं ना, तो इस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिख दो, यहाँ फीलिंग लिख दो, यहाँ पे लॉ लिख दो, यहाँ पे आप रिलीजन लिख दो, जो चीजें हैं, एंड दिस इज एथिक्स। देयर विल बी सम थिंग्स दैट विल ऑलवेज बी ओवरलैपिंग, है ना? कुछ चीजें ऐसी होंगी जो लॉ में भी होंगी, एथिक्स में भी होंगी, जो रिलीजन में भी होंगी, एथिक्स में भी होंगी, लेकिन कुछ चीजें हमेशा एथिक्स के रिलीजन के परे होंगी। फॉर एग्जांपल क्या है, सभी बात करते हैं क्या है, रिलीजन चीजें ही ना, लेकिन एथिक्स उनके परे है। वही साथ में मान लो अहिंसा देखो, अहिंसा, नॉन वायलेंस, लव, चोरी ना करना, ये सब रिलीजन सिखाते हैं और एथिकल भी है, तो कुछ चीजें हमेशा ओवरलैप करेंगी, कुछ चीजें हमेशा बियॉन्ड भी होंगी। गेट माय पॉइंट? एथिक्स इज नॉट द सेम एज सोसाइटल नॉर्म्स, ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। सोसाइटल नॉर्म्स चीजें सभी हमारे कंट्रोल करती चीजें, एंड एथिक्स इज नॉट पर्सनल बेनिफिट। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि मेरा बेनिफिट क्या है, बिकॉज़ दैट इज द just looking out for personal benefit is what? Greed. And there is enough in the world for everybody's need, but not for everyone's greed. इसकी पोजीशन है, बात समझ लीजिए ना, राइट? तो यहाँ से क्या समझ आया, एथिक्स नॉट पर्सनल बेनिफिट। सो अब बहुत एग्जांपल एक बच्चे बोल सकता है, एग्जाम में चीटिंग करूंगा, बताएंगे, है ना? उसके लिए ये चीज बहुत सही हो सकती है, बट क्या चीज सही है? अब यहाँ पे लगाओ जो मैं थोड़ी देर समझा रहा था कि मान लो आप इस चीज को मामले से कैसे देखिए, कोई एथिकल नहीं है, वैसे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने काट दिया था, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो, you see that you are taking an action, and now if I make this action universally acceptable, तो are you okay with that? Can we convert your action into universal law, into universally acceptable action? सोचो, यहाँ से चीटिंग तो कर सकता है, universally नहीं बना सकते, समझ बात को? अब लग सकता है ऐसा, जब मैं एथिकली पढ़ाऊंगा, जब मैं मॉरल चार्ट पढ़ाऊंगा, तो ये बात कौन सा पाएगा? लग सकता है ऐसा कि वहां से सब कुछ निकलेगा तो गाइड करते हैं, सबके मार्क्स बढ़िया आ जाएंगे। बट नॉट एक्सपेक्टेड, थिंक अबाउट सिविल इंजीनियर जो चीटिंग करके मार्क्स लेके आया है, आप अगर बताने वाले, अब चाहिए आपको इंजीनियर, थिंक अबाउट डॉक्टर, है ना? आप बिल्कुल देखते हो लास्ट मोमेंट, उसको सर्जरी करनी है आपकी, चीटिंग करके मार्क्स आए थे, है ना? लॉयर विल डिफेंड यू इन अ केस जिसमें कोई लड़ाई नहीं है, आपको मर्डर चार्ज लग गया है, फांसी हो सकती है, चीटिंग करके मार्क्स आए थे, देखा? अब नहीं है एक्सेप्टेबल, तो लग सकता है नैरो कमिटी चीटिंग कर रहा है, हार्मलेस चीज है, बट नहीं है ऐसा, है ना? समथिंग दैट क्रिमिनल कॉन्सेप्ट वर्क्स कि भाई इस चीज को मैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एक्शन बना दूं तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इट इज नॉट अबाउट पर्सनल बेनिफिट्स आल्सो। नाउ पहला टॉपिक उसमें अच्छा है, उसको पढ़ेंगे, दैट इज द ब्रांचेस ऑफ एथिक्स। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है, लेकिन कीवर्ड्स को आप समझोगे तभी आप आंसर को यूज करोगे, क्वेश्चन आते हैं। ओके, एथिकल थ्योरी टू थ्री ब्रांचेस, तीन ब्रांचेस पढ़ेंगे। द फर्स्ट ब्रांच इज नॉर्मेटिव एथिक्स, द फर्स्ट ब्रांच इज नॉर्मेटिव एथिक्स। देखो नॉर्मेटिव एथिक्स कहती है कि व्हाट इज मोरली राइट और रॉन्ग, स्पेशली ड्यूरिंग एथिकल डायलेमा। अभी भी काम एथिकल डायलेमा से क्या मतलब है, व्हाट इज एथिकल डायलेमा? हां बोलिए, डायलेमा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट यू वांट, हां बोल सकते हैं, हां आप बोलिए। वेरी गुड। डायलेमा कैन नेवर हैपन बिटवीन वन राइट एंड वन रॉन्ग, तो डायलेमा नहीं है ना, डायलेमा होता ही ऐसी चीजों में है जब दोनों सही हो या दोनों गलत हो, फिर भी करना है, या बिटवीन टू राइट्स और टू रॉन्ग्स, है ना? अब जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल, एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत एफिशिएंट एग्जांपल है और बेस्ट एग्जांपल है। अब इसमें कोई चीज गलत नहीं है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है ऑब्वियसली सही है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, बात सही है भाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जनरल रहेंगे, तो दोनों बात सही है। अब इन दोनों में से किसको चूज करें? दैट इज व्हाट नॉर्मेटिव एथिक्स टीचेस यू, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, है ना? मॉरली क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, उसके बारे में गाइड करता है, स्पेशली एथिकल डायलेमा के केसेस में। इसके तीन मेजर हैं, टियोलॉजिकल, टियोलॉजिकल एंड वर्चू एथिक्स। पहले टियोलॉजिकल, टियोलॉजिकल एंड वर्चू एथिक्स। अब इनको एक एक समझो। टियोलॉजिकल, देखो टियोलॉज करके वर्ड होता है, वहां से वर्ड टियोलॉजिकल निकल जाएगा, इसका मतलब है टू व्हाट एंड, टू व्हाट एंड रिसीव करता है कॉन्सेप्ट है, इसका टाइटल क्या है, क्या समझा दो इसको मैं। सो व्हेन अब वो नहीं पता करना, अब गाइड टू व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, इसका गाइड है। अब टियोलॉजिकली जब हम गाइडेड होते हैं, कॉन्सिक्वेंशियली जब हम गाइडेड होते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि एक्शन अगर सही है तो सब कुछ सही है। व्हाट इज राइट, समथिंग हुज एंड इज राइट, समझो।
ज्यादा लोगों के लिए, तो सबसे लोगों का ग्रेटेस्ट नंबर के लिए ग्रेटेस्ट गुड आप ला सको, है ना? सबसे ज्यादा लोगों का जो भला करे वो चीज सही है। सो मेरे को सही लग रहा है, जो चीज सबसे ज्यादा लोगों का भला करे वो चीज सही है। हाँ, अच्छी बात है। अब इसके लिए लोगों को पास करो। क्या गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा लोगों को भला किया था? क्या? है ना? तो यस, यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से तो सही है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आप ये नहीं देखते हो कि भला किया कैसे। यू डोंट लुक एट द हाउस, यू लुक एट व्हाट इज द एंड रिजल्ट। द एंड रिजल्ट इज दैट अचीव द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस एंड द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। कैसी पॉलिसी बनाई हम? जो ग्रेटेस्ट नंबर को खुश रखे, उसका ग्रेटेस्ट गुड अचीव करे। एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसा काम करे जो उसके डिस्ट्रिक्ट में ग्रेटेस्ट गुड करे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल अपोजिट ऑफ दिस पीडीएस, सपोर्ट पीडीएस और डिस्ट्रिक्ट सिस्टम, राशन देना, सिंपल बोलो तो एक ब्यूरोक्रेट अगर ये इंश्योर कर रहा है कि सबको पीडीएस मिल रहा है, एट द एंड सबको पीडीएस मिल रहा है, तो दैट इज ग्रेटेस्ट गुड फॉर द नंबर नॉट है। एक सिनेरियो बताता हूं, सोचो। मान लो कोई कानून पास हो गया, देयर इज अ लॉ दैट एवरी इंडिविजुअल विल बी गिवन राशन ओनली व्हेन दे विल डू द आधार मोबाइल लिंकेज। ये बात समझ में? तो लॉ पास हो गया कि ओनली दोस पीपल विल बी अलाउड टू टेक राशन whose आधार इज लिंक्ड टू देयर मोबाइल नंबर। यू आर द डिस्ट्रिक्ट, यू अप्लाई दिस। आपको अगले मंथ में राशन बांटना है, ओके, कानून अप्लाई हो गया है, पहले 5 दिन में परसों बांटना है राशन। आपको पता चलता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में तो 10,000 लोगों का लिमिट ही नहीं है, तो इस क्या करोगे आप ऐसे टाइम पे? विल यू अप्लाई दिस प्रोसेस एंड नॉट गिव राशन टू दोस पीपल? दिस इज, ये तो सही ड्यूटी है आपकी। आपका तरीका तो यही है कि आप उसको अप्लाई करो, बट आर यू देन अचीविंग द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर? तो 10,000 लोग क्या होगा, राशन का क्या है? वो एथिकल डायलेमा लीजिए तुम्हें, नॉर्मेटिव एथिक्स that guides you through ethical dilemmas। तो मुझे कोई चीज करनी है, गोस्ट बेनिफिशियल सरकार के आधार और मोबाइल लिंक करनी थी, यस सर, राशन देना है, 10,000 लोग भूखे रह जाएंगे, पीनेंगे, दोनों चीजें सही हैं। उसके बीच में जब एथिकल कंडक्ट करना हो तो आप क्या अप्रोच अपनाते हो, दैट डिफाइंस योर नॉर्मेटिव एथिक्स। आंसर नहीं चाहिए मुझे, आपको समझ आना चाहिए कि प्रॉब्लम पड़ क्यों रही है नॉर्मेटिव एथिक्स में, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगी जब मैं नॉर्मेटिव सॉल्व करूंगा। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलेगा, टीडोलॉजी क्या बोलेगी, यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलेगा, बताओ। राशन देना है, देना है ना, टीडोलॉजी, यूटिलिटेरियनिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हिसाब से तो आपको राशन देना चाहिए, बिकॉज़ अल्टीमेटली दिस विल हेल्प यू अचीव द ग्रेटेस्ट नंबर। द एंड रिजल्ट हैज टू बी परफेक्ट, द मेथड डोंट मैटर। एंड रिजल्ट आना चाहिए, एंड रिजल्ट ये है कि राशन सबको मिले, बात करो मुझे कैसे मिले, उसको कैसे मिले, कैसे मिले, बट दिस इज वन पर्टिकुलर थियरी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लिसन, एग्जांपल्स ऑफ फिलोसॉफी इंक्लूड पब्लिक प्रोग्राम्स, बिग डैम्स एंड सब पॉलिसीज, बड़े डैम बनाते हैं, पानी रोकते हैं, या उसके चक्कर में मछलियां परेशान, या कुछ गांव डूब जाते हैं। 10,000 लोगों के साथ रियलिटी होने का फायदा क्या है? 3 लाख लोगों को पानी मिल गया, 30 लाख लोगों को पानी मिल गया। You had to displace 10,000 people in a dam, but because of that, the end result was that you gave water to 3 lakh people, 30 lakh people. Greatest good for greatest number. तो which number is the greater number? 10,000 or 30 lakh? है ना? तो जो काम इस 30 लाख लोगों के लिए greatest good लेके आए, ethical है। समझ में आई बात? और अगर मैंने choose limited को younger patient with high chance of survival and elderly maximize overall lives saved, है ना? कि भाई 4 ventilator, सोचो, your doctor, your 4 ventilators, your 4 young people and 4 elderly, 4 ventilator हैं, चारों काफी critical, ventilator चाहिए। How do you decide whom to give the ventilator? चलो नॉर्मल, अभी तो जरूरत है चीजें, चलो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, नॉर्मल सिटीजंस हैं, ये कर लो इसको। ऑब्वियसली डोंट चेंज द पैरामीटर्स ना, क्या द पॉइंट इज नॉट द आंसर, द पॉइंट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। कि ऐसे टाइम पे डॉक्टर चूज करता है कि अगर मैं इन 4 लोगों को वेंटिलेटर दूंगा तो यंग है तो इनके चांसेस सर्वाइवल बेटर होंगे, इसी को बोलते हैं वेंटिलेटर, है ना? जब उसका ये देखो 3-4 को दिया तो ऐसा हो सकता है कि एंड रिजल्ट ऑफ लाइफ सेव इज 0, राइट? और 3-4 को दिया तो एंड रिजल्ट माइट बी प्लस द 4। तो जब एथिकल डिसीजन मेकिंग सिर्फ इस फैक्टर से हो कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर 4 वर्सेस 0 कैसे होगा, दैट इज नॉर्मेटिव एथिक्स ऑफ फर्स्ट नाउ जेंटलमैन टीडोलॉजी। नेचर इज गाइडेड बाय द मोरल वर्थ ऑफ एक्ट जस्ट बाय कॉन्सिक्वेंसेस, moral worth of an act is by its consequences, though emotionally difficult, the decision aligns with the greatest principle, greatest good for the greatest number. Clear? Got it? Somewhere is okay. The next theory within normative ethics is that of deontology. Okay, please, the English part. Okay, sure. So the next particular theory within the normative ethics is that of deontology. Deontology क्या कहते हैं? It is a complete reversal of deontology. Deontology says that to focus upon the end result. The process, the steps don't matter. Deontology says that भाई सबसे important process है. Process is the most important. Steps are the most important. Intention is the most important. The end results don't justify the means. The end results don't justify the means. इसमें सबसे परफेक्ट आता है, समझ में आया? Deontology ethics focuses on the inherent morality of actions regardless of the outcomes. Outcome कुछ भी है, that does not matter. आप मेहनत करो, outcome कुछ भी है, that does not matter. आपकी मेहनत में inherent morality है। आपने चोरी करके एक गरीब आगे पैसे को दे दिए तो end result don't matter. आपके एक्शन की morality क्या है, आपका एक्शन था कि चोरी करी, उसकी inherent morality है, क्यों गलत है? The inherent morality of robbing somebody to provide given to the poor people is inherently wrong. Your action carries a inherent morality. इसका perfect है आपका counter categorical imperative. ये लाइन पढ़ो, फिर देखो। It states that one should act only according to the maxims that can be universally applied as a moral law. Perfect. क्या बोल रहे हैं कि भाई one should act only according to the maxim, किसी भी इंसान को इस तरीके से एक्ट करना चाहिए कि अगर उसके एक्शन को हम एक यूनिवर्सली अप्लाइड होने वाला मॉरल लॉ बना दें, इफ आई मेक योर एक्शन टू बी अ यूनिवर्सली एप्लीकेबल मॉरल लॉ, उस पर्टिकुलर चीज में फिर उस पर्टिकुलर एक्शन को आप मानोगे कि नहीं मानोगे, या फिर सबका बदला देगा। And we are saying that you will steal from someone and give to somebody else. What if this becomes a moral law, a universally applicable moral law? तब क्या करोगे? Will then you support this particular moral law? Is the question. इस पर्टिकुलर कांट की कैटेगरी में आप कितने आर्गुमेंट जनरेट करोगे, इसका कोई हिसाब नहीं है। आप कोई भी चीज लगाओगे, फॉर एग्जांपल स्टॉकिंग अ गर्ल, टेक दिस एज फॉर पॉइंट। If, for example, if a group of boys is stalking a girl and then you apply the Kant's categorical imperative to this particular thing, कि भाई हम एक यूनिवर्सल लॉ बना देते हैं, एक मॉरल है ना, आप अभी मुझे आपकी स्टॉकिंग को करना स्टॉक, बस ये है कि फ्रॉम नाउ दिस स्टॉकिंग विल बी अ मॉरल यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ, है ना? हमने आपकी स्टॉकिंग के सेक्शन को बिहेवियर को पूरे सब पे अप्लाई होने वाला मॉरल लॉ बना दिया, कोशिश कर दिया। अब आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा क्या? Tomorrow, when some family member of yours, your wife, your daughter, your sister, when they will be walking and then they will be stopped, then you should have not have any problem with this particular action, because now because आप उसको पता है कि मॉरल हो गया तो आपका बहुत अच्छा एक्शन था, तो मैं मॉरल यूनिवर्सली एप्लीकेबल लॉ, तो नाउ इज एप्लीकेबल, नाउ इज एक्सेप्टेबल टू यू। इसी पे एनवायरनमेंट वर्सेस क्वांटिटी लॉ का समझा रहा था।
और आपको लगता है कि हाँ my action is worthy enough to be constructed to be changed into a moral universal applicable maxim allow बिल्कुल perfect, go ahead and do it, but if not same बात चीटिंग की लगी है जो समझा रहा था आपको किसी के एक्शन का समझ आ जाएगा है ना। मतलब आपके हर क्वेश्चन में एथिक्स के आर्गुमेंट रिलेटेड बन सकता है, बनाना नहीं आदि में बन सकता है। I'm saying this with all confidence। देखो क्वेश्चन नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं हम। एक लॉ बना देते हैं मॉरल यूनिवर्सल एप्लीकेबल लॉ कि all decisions will now be taken on the basis of artificial intelligence। Will now this be acceptable to you given the fact that AI is biased, it can be manipulated with the data, it can favor a few। स्किन कलर के बेसिस पे बायस है, जेंडर के बेसिस पे बायस है, नेशनलिटी के बेसिस पे बायस है, रेस के बेसिस पे बायस है, क्यों? क्योंकि डेटा बेस्ड है ना भाई। नाउ इज दिस acceptable to you as a universal maxim? बात समझ आ रही है मेरी? हाँ जी। No, this is very much applicable, this is not just theory। ये तो perfectly applicable है, मैं application समझा रहा हूँ। How is this just a theory? ये सिर्फ theory कैसे है? ये तो theory based application में है, reality में है। कैसे सिर्फ theory आपको? ये तो मैं सारे एग्जांपल से दिया हूँ, सारे प्रैक्टिकल लाइक कॉमन सेंस क्या है? क्वेश्चन है, ध्यान में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? इस एक आर्गुमेंट बनेगा उसमें। कि ग्रीन कैसे करना है? ये था क्वेश्चन। How do you put an end to this? ये क्वेश्चन how to put an end to this? This is what? This is global warming climate change. How to put an end to global warming climate change if you make people realize that actions are not a moral universal maxim? अगर आप कंट्री को बात समझा दो, अगर आप इंडस्ट्री को बात समझा दो, जो पोल्यूशन कर रहे हो, आप इंसान को बात समझा दो कि जो आप एक की बात ना लेके if you are polluting the environment, this is not going to help in the long term because this will impact the polluted environment तो उसे नहीं होगी फिर। आपको ये बताने की चल रहा है, आपको ठीक कैसे करना है? वो जो समझो बात को। There is never an ideal world but the one that you aspire for। है ना? तो ये सब तरीकों से aspire करने के लिए ओके क्लियर इसको एग्जांपल के लिए respect human rights, constitutional values, non-violence as ethical duties irrespective of results है ना? राइट? गांधी जी का non-cooperation movement से pull back करना। Think about it। गांधी जी pulled back from the non-cooperation movement despite knowing that this movement can lead to India's independence or a case of human status। Despite that pulling back from the movement because the movement became violent। This was a core theological phenomena that I am focusing upon my actions, my means will justify my end result। या फिर कहना my means are the end itself। मेरा तरीका मेरा रास्ता ही अपने आप में सर्वोपरि है। The means is something that is paramount। क्लियर है सबको? दो theories कि virtue ethics को डाउन फिट आउट virtue ethics emphasizes moral character, virtue the honesty, courage, moderation वगैरह। So virtue ethics क्या होती है कि any action अब देखो वापस से यहाँ पे कोट बोलना what are we saying? The guide to morally right and wrong। ठीक है? सबसे पहले देखा something is morally right or wrong based upon its end result। फिर देखा something is right or wrong based upon its process, upon its means, upon how it's done। लास्ट में virtue ethics कहता है कि anything that upholds virtues is right, anything that puts down virtues is wrong। simple। कोई ऐसी चीज जो virtues को uphold करे वो सही है, जो virtues को put down कर दे वो खराब है, simple है। ओके वो virtues honesty, courage, moderation वगैरह जब आप प्रोग्राम करते हो चार virtues देते हैं वो that can be seen। ओके तो बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज की virtue को uphold करे that is correct, any virtue upholding virtues is correct, something that is putting virtues down is incorrect। इसे बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दिया। यहाँ पे एक चीज मैं इसको बोलने the most balanced virtuous life। मैं समझा देता हूँ ताकि दाऊद भाई आगे समझ में आएगा बस। सो दिस इज ग्रीक ट्रिनिटी। सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल ना ये ग्रीक ट्रिनिटी कहलाती है। अब इनको बात करेंगे बट सोक्रेटिस के शिष्य प्लेटो के शिष्य अरिस्टोटल थे। अब इन तीनों ने ही वर्चुअस लाइफ की बात करी है ना। और इनके हिसाब से वही है वर्चुअस लाइफ जो वर्चू को होल्ड करे, वर्चू एथिक्स यही है जो वर्चू को होल्ड करे। तो ये होल्ड होगा कैसे? इसको ये कहते हैं जो तरीका इसको बोलते हैं गोल्डन मीन। गोल्डन मीन किसी भी इंसान को ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए। What kind of a life should somebody live? तो somebody everybody should live a life based upon the golden mean। How? For example, these are the two extremes of actions that somebody can take। है ना ये दो बहुत extremes हैं किसी चीज के। For example, one is कायरता, कोवर्डिस इसको बोलते हैं और दूसरा क्या है? इसका बिल्कुल उल्टा करता है। नहीं करेक्ट नहीं समझा। कोवर्डिस का बिल्कुल उल्टा recklessness। समझना बात को। You're standing on the 8th floor of a building। Is it courageous to jump from there? मैं तो बहुत brave हूँ, जंप कर जाऊंगा। ये क्या courage हुआ भाई? मैं बहुत ही तेज बाइक चलाऊंगा। और 80 क्रॉस बाइक पे। बहुत ही courageous हूँ, बहुत ही brave हूँ। This is courageous and bravery? No, this is not courageous and bravery, this is recklessness। Consider the situation। कहीं कुछ ऐसा एक बिल्डिंग में नहीं बोलने की जो बोलते हैं कहीं कोई फ्लड आ गया है ना। हाँ नहीं वैसे भी वाल में दिक्कत ही है तो बोल नहीं है क्या मान लो फ्लड आ गया है। And you just flooded, you have seen water logging everywhere, it's hugely flooded। Now you see that somebody's trapped, है ना कोई trapped है उसको बचाना है। What will be cowardice? मुझे खा लिया है ना, ना देखा ना सोचा। That is cowardice, that is कायरता कि भाई सोचा भी नहीं किसी की लाइफ सेव करने के बारे में। Not even thinking about it, not even thinking a thought, that is cowardice, कायरता। दूसरा क्या है? मेरे को लाइफ जैकेट चाहिए, मैं अभी कूदा इसमें, मैं क्या पानी? I'll jump, I'll bring the person out and I'll be a natural sensation, that is recklessness। करेज क्या है फिर? करेज है इसके बीच का गोल्डन मीन। तो क्या बोलेगा? मूवी नहीं फिल्म है, बेवकूफ बना के नहीं करना है। टेक लाइफ जैकेट। इफ यू आर ट्रेनिंग, इफ यू नो हाउ टू स्विम, टेक लाइफ जैकेट। टेक लाइफ जैकेट फॉर द पर्सन, टेक ऑक्सीजन सिलेंडर मे बी एंड देन गो एंड सेव दैट पर्सन। दैट इज कॉल्ड बीइंग करेज एंड हैविंग ब्रेवरी, बीइंग ब्रेव, बीइंग करेजियस। अब देखो वर्चू होल्ड नहीं हुई। ये कैसे वर्चू होल्ड हुई ना? दैट इज व्हाट इज फॉर सेड कि भाई डोंट लिव योर लाइफ ऑन एक्सट्रीम्स, देन दैट इज नॉट अ वर्चुअस लाइफ। योर लाइफ शुड बी लिव्ड विद गोल्डन मीन बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स एंड देन यू विल लिव अ वर्चुअस लाइफ। समझ आया? तो दिस इज वन एग्जांपल। बेसिक सिंपल फंडा ये है नॉर्मेटिव एथिक्स, जिसको समझाइए एक बार समझा लो क्लास में। नॉर्मेटिव एथिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ एथिक्स जो गाइड करती है आपको राइट या रॉन्ग के बारे में कि क्या चीज राइट है, डूएबल है या कर सकते हो, क्या चीज रॉन्ग है। इसकी अलग-अलग फिलॉसफीज हैं। फॉर एग्जांपल वन फिलॉसफी इसको आप टीवी का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो जो बोलती है दैट राइट या रॉन्ग डिपेंड्स अपॉन द एंड रिजल्ट। इफ द एंड रिजल्ट इज राइट, द एक्शन इज राइट, द रिजल्ट इज रॉन्ग, द एक्शन इज रॉन्ग। The consequence of something, the utility of something. This also says that you have to always aspire to achieve the greatest good for the greatest number of people. If you are achieving the greatest good for the greatest number of people, anything that you do is going to be right. If not, that is going to be wrong. Then the second theory of ethics is deontology. Deontology says that your means will justify your end. आपका means सही होना चाहिए, आपका तरीका, रास्ता, प्रोसेस, स्टेप सही होने चाहिए। If they are right, everything is right. You are morally guided to do the right thing. And if not, then you are doing the wrong thing. The end result won't matter. The end result, the means is in itself the end. And then there's the last theory of ethics is virtue ethics. बोलते हैं anything that upholds the virtues is right and anything that puts the virtues down is wrong. Doubts with that, okay? Anybody in offline has any doubt about this particular theory? तो पूछो। बताओ। मुझे समझ नहीं आ रहा, explain again. Okay. I'll ask you the same flavor question again. In a situation of flavor, somebody's trapped. What action will be right or wrong? An action that doesn't even let
you save the life of a person? Or an action that will make you be reckless and even maybe you will also die when saving another person? That is the right action. Or an action where you take a balanced approach, you will take the necessary precautions and go and save the person also, saving your life as well. Which particular action of yours do you think will uphold the virtue of life or the virtue of value? Obviously, that particular thing is not as virtue ethics. So whereby any action of yours that upholds the virtue is right. The example, the step where you are empowered doesn't uphold the virtue, so wrong ho gaya. Where you become reckless, that also doesn't uphold the virtue, so wrong ho gaya. When you are courageous enough and smart enough to use the right kind of methods to save the person, that is the right step. And hence which action will be right? ये वाला. Which will be wrong? The forward step is वाला. यही कहते हैं virtue ethics. आप virtue को uphold करके अपने decision को लो. That is virtue ethics. आगे निकालना है. हाँ. नहीं, यूटिलिटेरियनिज्म अपने आप में सही गलत नहीं है. यूटिलिटेरियनिज्म के बेसिस पे सही गलत डिसाइड करना है. Okay, so basically what he's saying is कि मान लो इंडिया है ना, यहाँ पे अलग धर्म के अलग पंथ के लोग रहते हैं, and I'm making a law where I'm seeking the benefit or the fulfillment of the majority and the majority community. तो ये चीज ethical करने के लिए again my point is same on the basis of utilitarianism necessarily, on the basis of Kant's critical necessarily. Wrong, same. क्या? Because your duty was not to please the majority community. Your duty was to make the right law for the entire nation. क्या क्या? हाँ, अगर इंटेंट ये है कि मैं बस majority community को benefit करूँ, then that is not right. हाँ, your intent या तो means क्या है? जो भी से बात कर रहे हो means versus end की, या तो means आपका intent एक तो है कि मेरा intent से होना चाहिए कानून बनाने के पीछे. Your means और intent should not be biased. अगर unbiased कानून बना लो, फिर भले ही majority community doesn't matter. समझ रहे हो बात? अगर आपका means आपका intent सही है उस law को बनाने के पीछे, even if it benefits the majority community doesn't matter. Your means or intent has to be right. तो उस केस में तो फिर हम देख ही नहीं रहे ना कि end result क्या है. We're only seeing what the means is. Okay? Because the benefit goes back. See again, point है अगर दूसरे लोगों को harm हो रहा है, your liberty stops where it starts infringing someone else's freedom. Simple है. तो दूसरे लोगों को harm हो रहा है, उसको रुक जाना चाहिए. No, spirituality is, again, you're not living in a country that is known as spirituality. It is running. तो specially कर देता हूँ कि जैन कमेटी के कोई लोग मुंबई में कुछ पिक्चर्स को क्या करेंगे. अब मुझे किसी की पता नहीं है. हाईकोर्ट के पास गया, बाकी लोगों के बाकी उनको पता नहीं किस फंक्शन हो रहा है. तो हाईकोर्ट को कैसे सोचना चाहिए? सो हाईकोर्ट के दो रास्ते होते हैं. एक तो रिलीजन वाले लोग सोचे, या ईगो, हेल्थ वाले लोग सोचे. द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी लिव इन, हेल्थ ऑलवेज सुपरसीड्स एथिक्स. लोग हेल्थ सुपरसीड करेंगे. तो बिल्कुल अगर हेल्थ खराब हो रही है तो उस को रोकेंगे. एंड दी फॉर्मल फंक्शन विल बी टेकन ऑन प्रॉपर साइड. सिंपल सी बात है. यहाँ पे तो एथिक्स से ज्यादा वी आर नॉट लो. बट क्या लेट्स टॉक हाउ शुड हाईकोर्ट थिंक इफ यू टेक फ्रॉम यूरोपियन पर्सपेक्टिव. कुछ लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स आर इंपॉर्टेंट है या फिर मेजॉरिटी की हेल्थ आर इंपॉर्टेंट है. राइट? तो ये चीज सही है, उसको बता दो. है ना? एथिक्स के साथ बिल्कुल सही है चीज. इसी चीज को बात करते हैं. तो देख लो कल को सबको होना चाहिए कि कुछ इसको जांच लाना खिलाओ. तो फिर बोलना कि डॉग बाइट हुई है जी. है तो बाकी लोग शेयर करेंगे फिर अगर उसको करेंगे. So it should always be from ethical tenets. So now I take some online doubts. And online doubts कुछ आप चाहे पूछो. कोई डाउट I take some doubts because I know first class है. सब कुछ कुछ कितना फोकस trying to simplify from my end, but it can still look like. If you consider seeing from lens of teleology, then it is right. However, when considered from the prism of teleology, it is also what can be from these two. वो actually नहीं. हाँ, इसका आंसर यही है. जो मैं बोल रहा हूँ वही है. From the perspective of teleology, it is one. From the perspective of teleology, it is one. यही आंसर है. अलग अलग पढ़ते हैं. शेड्यूल कमेंट करें भाई. मिल जाएगा भाई. क्वेश्चन पूछ लो. सब consider means और ends virtue case नहीं. You just see the virtue. Virtue uphold हो रही है कि नहीं बात करें. How means are you? How means are important in ethics मतलब तरीका. किसी काम को करने के पीछे का इंटेंट आपका तरीका सही है कि नहीं. चोरी नहीं करो पैसा बांटने के लिए. नोट्स तो जो आप मतलब आपके जो बुलेट है उसमें जो मैं कुछ विषय बता दूं तो समझ में आ रहा है. सेकंड बात करें. कंक्लूजन नहीं. कंक्लूजन करना सिखाया क्या? फिर तो जो पता है उससे पूछ लो. कंक्लूजन के लिए कितना करनी है अभी. जस्ट चूज वैल्यूज को बोल्ड राइट करेक्ट. नहीं हर केस में मींस इंटेंट नहीं होता क्वेश्चन. इस वाले एग्जांपल में इंटेंट को पता करूंगा. मींस गलत है. है ना? इसलिए मैं क्या कर सकता हूं. एथिक्स नॉट पर्सनल फीलिंग्स. बोला? तो वाली बात है. मींस गलत है. आप क्या लगेगा? उसको मैं पहले बोलूं. कितना लगेगा? अरे क्वेश्चन से पहले कंक्लूजन बनाना है. नहीं जाने के पीछे समझा रहा हूं. फिर बस ओके सबका ये कंक्लूड करें क्या कंक्लूड करें. ठीक है. ओके लेट्स मूव इट. ओके देयर आर डाउट्स. इट विल बी बेटर कंसीडर स्टेप्स फ्रॉम एथिक्स. अरे बताओ बताओ भाई. और तुझे को किसी तरह सोचना मेरे से सोचो. Is it correct to say ethics is not for personal benefit? Can exist at moral morality? क्या? Because morality exists at individual level. हाँ ठीक है. Is ethics respect for respect for everyone happy to respect everyone's actions? Okay, हम ये क्वेश्चन दो. Alright, ठीक है चले. We move ahead. हाँ जी. बोलो. The difference between हाँ तो दोनों से हो सकता है. कोई दिक्कत नहीं. देखो समझो बात को. Everyone understand. Ethical theories are never mutually exclusive. One particular action can be right from all the perspectives. बात समझना भाई. Let us take Gandhiji's withdrawal from NCM as a case. ठीक है? समझना ध्यान से. Now, the middle part पहला पार्ट ये बोलता है. but यूनिवर्सल है ही, है ना? यूनिवर्सल को यूनिवर्सल है कि भाई हमें मींस देखना मींस वाला बोलता है नहीं इसको. राइट? Now let's look at the virtue ethics. By doing this, Gandhi is upholding the virtue of non-violence. तो okay. So as per virtue ethics also is correct. Let's flip the picture now. Let's come from the perspective of consequentialism. अब जनरली एक्सेप्टेड बात ये होगी that from the perspective of consequentialism this is wrong. है ना? कि भाई आखिर में NCM के साथ-साथ डोमिनेंस स्टेटस या इंडिपेंडेंस आते गांधी से क्यों होगा? consequentialism ये बोला ना कि स्टेटस पे समझ जाएगा. Why we have to focus upon the virtue of it? फिर तो मान लेने के लिए आपको क्या लग रहा है? आप इंडिपेंडेंस को इंडिपेंडेंस करो. सोचो. ये गारंटी है नहीं कि इंडिपेंडेंस मिल जाती. What if there was brutal state repression that ended up killing thousands? What if there was such a brutal state repression that would have ended up killing thousands of people? तो हम क्या करते? उस केस में तो फिर consequentially सही हुआ डिसीजन. तो मैं बोलूं कि एक पर्टिकुलर डिसीजन को मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मल्टीपल एंगल्स से देखोगे. एंड दे कैन ऑल बी राइट और बी रॉन्ग आल्सो. तो कोई दिक्कत नहीं है. आएगा. ऑलराइट चलो वी मूव अहेड. देन द सेकंड पोर्शन और ब्रांच ऑफ एथिक्स इज डिस्क्रिप्टिव एथिक्स. तीन मान लीजिए. एक नॉर्मेटिव उसके अंदर तीन हो गई. फिर डिस्क्रिप्टिव. सबसे पहले हमने ब्रांच ऑफ एथिक्स पढ़ी. उसमें नॉर्मेटिव पढ़ी. एंड नाउ वी विल सेकंड ब्रांच. द थर्ड ब्रांच इज डिस्क्रिप्टिव. मेरे पास डिस्क्रिप्टिव एथिक्स स्टडीज हाउ पीपल एक्चुअली बिहेव एंड व्हाट मॉरल स्टैंडर्ड्स दे फॉलो विदाउट प्रिस्क्राइबिंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग. सिंपल. Descriptive, describing something, understanding how people study. This is a study. This is a study of how people actually behave. What moral standards they follow. What moral standards they uphold. What moral standards they let down. Without focusing upon what is right or wrong. हम ये जजमेंट नहीं देते हैं. ऊपर ये था ना मैं what guiding about right or wrong. Descriptive is not about that. Descriptive is very simple study. कोई तो चाहिए आपको मैं जजमेंट बता दे. है ना? सिर्फ समझे. Descriptive is about studies of how people actually behave and what moral standards they uphold without focusing upon what is right or wrong. It explores how
एथिकल नॉर्म्स की वो अलग कल्चर में अब इसके दो पर्टिकुलर फंडामेंटल फिलॉसफीज हैं, एक एथिकल सोशलिज्म यूनिवर्सलिज्म को बोलते हैं और दूसरा एथिकल रिलेटिविज्म। अब सिंपल सा एथिकल सोशलिज्म एक स्टेटमेंट नहीं है, क्या एथिकल सोशलिज्म? एथिकल सोशलिज्म विल से दैट सम मोरल वैल्यूज आर यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग, चाहे किसी सिचुएशन को किसी कॉन्टेक्स्ट में जाओ कहीं भी जाओ, कुछ मोरल वैल्यूज हमेशा बदलती रहेंगी, जैसे मर्डर है, आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं एथिकल सोशलिज्म ये कहता है कि देयर आर सर्टेन वर्च्यूज वैल्यूज भी यूज करता हूं, देयर आर सर्टेन मोरल वैल्यूज दैट आर यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिचुएशन वेयर यू पुट देम। रिलेटिविज्म मतलब नहीं ऐसा नहीं है, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल कुछ स्पेसिफिक है, कुछ है, तो आप देखो बात समझो, अगर मैं अगर मैं आपको पॉलिटिकल से करो एब्सोल्यूटिज्म रिलेटिविज्म और इसको बता देता हूं एथिकल सोशलिज्म बोलते हैं समोरल वैल्यूज चेंजिंग ऑफ सिचुएशन, एथिकल रिलेटिविज्म मतलब जस्ट स्पेसिफिक बस इतना। तो यहां पे जजमेंट है क्या? यहां पे बता रहा है कि आपको कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, नहीं, दिस इज सिंपली अ स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव एंड व्हाट मोरल स्टैंडर्ड्स दे फॉलो इन डिफरेंट ट्रेडिशंस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स। उसकी स्टडी है यूनिवर्सलिज्म एंड रिलेटिविज्म, बस इतना सिंपल है। नो मोर नो लेस, नो जजमेंट कुछ नहीं लगा, इसमें डालना फिर हम है ना कि हां अब हम बोल रहे हैं कि एब्सोल्यूटिज्म के अंदर मर्डर नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, तो हमारे ऊपर है। जैसे अगर मेरे से पूछो तो मुझे लगता है कि मेंटेनिंग द डिग्निटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल वैल्यू, यूनिवर्सल वैल्यू, उसका कोई मतलब वो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन से चेंज नहीं हो सकता, तो दैट विल बी अ एथिकली एब्सोल्यूट वैल्यू, एथिकली यूनिवर्सल वैल्यू, बात समझ आ रही है? एंड दिस कैन चेंज। फिर वो बोलते हैं बोलते हैं नहीं भाई सबसे बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट से बोलते हैं, ऐसा नहीं, आप बोलो कि मर्डर मर्डर समथिंग दैट सेम एज एथिकल नो, सेल्फ डिफेंस हो सकता है, राइट? फिर एथिकल सोशलिज्म का मान लो, सी व्हाट इज एथिक्स, वेरी फैसिनेटिंग सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड। एक इंसान बोला कि भाई एथिकल सोशलिज्म नॉट किल एनीबॉडी एल्स, ठीक है, आप इसको मार नहीं सकते, रिलेटिविज्म आपको नहीं क्यों नहीं मान लो, मुझे मारना चाहता हूं तो मार सकता हूं, इट्स नॉट किल देम बैक। अब यूनिवर्सलिज्म अभी आपको छोड़ने तो है नहीं, और अपने जगह पे करना है तो क्या बोलेंगे, नहीं मतलब सेल्फ डिफेंस कर रहे हो ना, देन इंटेंट इज नॉट किल, योर इंटेंट इज टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल जैसे किसी बॉर्डर पर ध्यान रहा है और उसने सामने वाले एनिमी को शूट कर दिया, पर्सन सोल्जर स्टैंडिंग बॉर्डर शूट्स द एनिमी, then the aim of the soldier was not to kill or neutralize the enemy, the aim of the soldier was to protect the national boundary, national integrity। तो स्टिल हम बात कर रहे होते हैं कि killing somebody else is wrong, morally universally wrong। तो सोल्जर कर रहा है वो किसी की हत्या नहीं है, वो आत्मसंरक्षण है, it is self preservation, it is protection of national integrity, not murder। murder जब हम बात करते हैं तो taking somebody else's life just for the sake of taking somebody else's life, मारने के लिए जब मारना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इधर very fascinating when it comes to debates and discussions, और ये चीजें दिक्कत भी है, लोग आर्गुमेंट में ही फंसे जाते हैं। खैर क्लियर वाली बात नहीं, एब्सोल्यूट रिलेटिविज्म है नाउ, दिस अप्रोच हेल्प्स अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी एंड प्रमोट्स टॉलरेंस इन मल्टीपल सोसाइटीज, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई समझ पाएगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिलेटिव होती हैं, वैल्यूज एंड ऑलवेज मोरली रिलेटिव, वो हर जगह से नहीं होती, हर जगह से नहीं होती, तो क्या होगा? टॉलरेंस डेवलप होगा, दूसरों की वैल्यूज के लिए काम करने के लिए टॉलरेंस डेवलप होगा। अब the person might think that consuming moral relativism is an immoral activity, but अगर वो moral relativism पढ़ेंगे तो वो समझ आएगा कि कुछ कल्चर्स में ये चीज सही मानी जाती है, उनका इंटेंट ऐसा खराब नहीं है उसके पीछे, it is just how they are, it is just how they have developed। So you can have your own ethical set of values, moral set of values, but that does not mean that everybody should have the same set of values, that is what is known as tolerance। बात समझ में सबको? ये बेसिक फंडामेंटल फंडा है। Okay, then last is the meta-ethics। Meta-ethics explore the nature, meaning, origin of ethical concepts, asking questions like what is morality, why should it be ethical। किसी चीज में मेटा वर्ड ऐड कर दो तो उसके बारे में बताती है, जैसे मान लो मेटा डेटा, आप लोगों को पता नहीं कितने सुना है, दिस वर्ड कॉल्ड मेटा डेटा। चलिए हम ये टीटीएम वगैरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, डेटाबेस वगैरह तो वर्ड को मेटा डेटा, इसका मतलब क्या है? डेटा अबाउट डेटा, या फिर उसमें क्वेश्चंस अबाउट द डेटा इटसेल्फ, क्वेश्चन अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेटा इटसेल्फ। डेटा की कंक्लूजन नहीं पूछे हम ये नहीं कह रहे कि कास्ट सेंसस आपने निकाला तो आप ये निकाल सकते हैं, दिस इज तो अ डिफरेंट थिंग। वी आस्किंग कि जो डेटा निकाला है ना, ये निकाला क्यों, व्हाट इज द नीड टू कम विद इट, व्हाट स्ट्रेटजी डिड यू यूटिलाइज टू कलेक्ट द डेटा इन द फर्स्ट प्लेस। तो जब इस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो, उस प्रोसेस के बारे में, तब उसको बोलते हैं मेटा डेटा। अब मेटा समझ आ जाएगा, मेटाएथिक्स द नेचर, मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ एथिकल कॉन्सेप्ट्स, एथिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, मोरल रिलेटिविज्म आया क्यों, सोशलिज्म आया क्यों, लिबरलिज्म आया क्यों, एथिकल होना ही क्यों है, क्या होता है कि मेरी थ्योरीज पूरी है। तो when you start questioning every question the origin of the meaning of ethical concept known as meta-ethics, it addresses meta issues such as whether ethics is a reasonable emotion, it also considers metaphysical issues like ethics is universal और human concept। अच्छी बात है, सुनो क्या होता है meta-ethics में, फॉर एग्जांपल लेट्स गो टू डायरेक्टिव मोड। आपने एथिकल थ्योरीज पढ़ी है ना, सब कुछ आपने, नाउ समझ में थोड़ा आस्क यू एथिकल थ्योरीज क्यों पढ़ रहे हो, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडीइंग एथिकल, अब बोलोगे टू बी एथिकल है ना, मुझे समझ में आएगा, मार्क्स तो रही, उसके अलावा अब मुझे समझ में आएगा एथिकल थ्योरीज पढ़ के एथिक्स एथिकल होना कैसे, हाउ टू एथिकल, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल बी व्हाट इज द नीड ऑफ एथिकल, व्हाट इज द नीड ऑफ एथिकल, because then I will be able to take the best kind of decisions है ना, applicable in society, but who will decide what the best kind of applicable in society, बात समझिए, मैं रैशनैलिटी विल डिसाइड है, मैं मेरी सोच में कॉन्शियस सोचेगी, मैं उस पे बाद में बात करूंगा, रैशनैलिटी लॉजिक लॉजिक लूंगा, मैं रीजन में लॉजिक विल डिसाइड द राइटनेस एंड रॉन्गनेस ऑफ अ पर्टिकुलर थ्योरी। समझो कहां से स्टार्ट करना है ना, एथिकल थ्योरी क्या है, इसको क्यों पढ़ना है, अच्छा इसको पढ़ने से सही डिसीजन लोगे, हां कैसे लोगे, किस चीज पे बेस्ड है ये सही और गलत होना, कहां से ओरिजिन क्या है। फॉर एग्जांपल कोई तीस को बोलेगा कि द ओरिजिन ऑफ ऑल एथिकल थ्योरीज इज गॉड, प्रभु का वचन ही मॉरल है, एथिकल सत्य है, तो गॉड इज सेइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड अनडिबेटेबल अनडाउटेबल। दूसरे नाम ये तीसरा बोल दिया, ये तीसरा बात है, ये क्या बात कर रहे हो, गॉड से बीच में आ गया, एवरी एथिकल थ्योरी इज अ ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, इंसान बना रहे हैं बात, सच बोलना झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, डर डालना, इंसान बना रहे हैं, ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है एथिकल थ्योरीज का। अब एज अ स्टूडेंट यू डोंट हैव टू पास जजमेंट कौन सी कौन गलत है, अंडरस्टैंड देयर आर टू काइंड ऑफ थ्योरीज, द ओरिजिन ऑफ एथिक्स कैन बी डिवाइनली डिविनिटी एंड ऑफ एथिक्स कैन आल्सो बी ह्यूमन कंस्ट्रक्ट। बात समझ आ रही है, यही बात यहां पे लिखी हुई है, इट एडरेसेस मेटा इश्यूज जैसे वेदर एथिक्स इज रीजन और इमोशन, तो कहां से निकल रहा है एथिक्स, आपको क्यों लगता है कि सच बोलना चाहिए, आपका लॉजिक है इमोशन से बोल रहा है,
अगर लास्ट में है फॉर्मेशन में लिखा कि एथिक्स जो है यूनिवर्सल है कि रिलेटिव है, ये क्वेश्चन मेटा एथिक्स से पूछेगा, उसके बाद दो थ्योरीज निकल जाएंगे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की। एथिकल एक्शंस को मोशन की बेसिस करना है, रेशनैलिटी की बेसिस करना है, उसके बाद थ्योरीज निकल जाएंगी। तो मेटा एथिक्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, देन यू डिसाइड ऑन द थ्योरीज। ये राउंड बाकी सब हम पढ़ लेंगे, जब फिलोसफी थिंकर्स पढ़ेंगे। हां जी, these are the three branches of ethics। अब वैसे तो इतना पढ़ते मेरे हो जाएगा। अगर यहां पे समझ आ गया तो उसके बाद चीजें बहुत आसान है। How ethics can be followed in services, not a relevant question right now। Okay, any doubts till what we have read? I know I'm very slow, but need है, अगर अभी इस बात में कोई चीज समझ नहीं पाएंगी और एग्जामिनेशन यूज नहीं कर पाओगे, इसलिए अभी ये चीज है। ओके, इट इज अ मैटर ऑफ डिबेट, डिस्कशन, डेरिवेशन, आप कितना सोचते हैं इस बारे में, बट प्लीज रिमेंबर अल्टीमेटली हाँ एथिकल इंसान बनना चाहिए, बट आपका एम मार्क्स लाना है। बहुत जल्दी से बैठोगे, बहुत तेजी से बैठोगे। एक टाइम था जब शायद किसी काम करते थे, साल में बैठ के सोचो कि हाँ कौन सी एथिकल है, कौन सी एथिकल नहीं है। आज का टाइम नहीं है, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फोकस अपॉन हाउ टू ईट द बेस्ट मार्क्स पॉसिबल। और बताइए तो आपको एथिक्स की थ्योरी समझ आ गई, उसकी डेफिनेशन समझ आ गई, एक थिंकर समझ आ गया और एग्जांपल समझ आ गया, बात खत्म। उसके आगे एबिलिटी नहीं है एथिकल में। तो ये वेरी क्योंकि आसान है, एथिकल सोचने के बोलते तो कोई सोचेगा बैठ के, है ना। एथिक्स आसान है, इन जो चीज करते हैं एथिकल है। अब सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, क्या करोगे यार, अभी बेटर है पैसे नहीं दूं, है ना, एथिकल हो गया, ये सब काम मत करो। दिस इज नॉट टीचिंग एथिक्स। यस, माय एम ऑलवेज फॉर यू टू बी बेटर ह्यूमन बीइंग, बट आल्सो योर एम शुड बी, मैं जितना सिखा रहा हूं ठीक है, आपका नहीं होना है, आपका अच्छे मार्क्स लाके अच्छा ऑफिसर बनने का है। यू डोंट फोकस अपॉन, यू डोंट फोकस अपॉन लाइक मैं सोचूं कि मैं तो पैसे देने के लिए कुछ चीजें बच्चे चलाऊं, यू डोंट डू दैट, दैट इज नॉट योर कंसर्न। अब देने को जिम्मेदारी नहीं करो, मत, सिंपल। अब ये फिलोसफी कॉमन सेंस की फिलोसफी, बहुत बड़ी फिलोसफी, मोर इसे बोलते हैं मतलब जब पढ़ाऊंगा तो ये बोलते हैं कि फालतू चीजें सब क्या ये सब कॉमन सेंस लगाओ, गरीब है ऐसे नहीं देना है, तो पहले सवाल पूछो जेब में है कि नहीं है जेब में, ठीक है, मुझे लगा दो कॉमन सेंस, बस सिंपल। तो इतना सब फालतू है जी, मोर बहुत फिलोसफी है, उनका फिलोसफी नाम ये था, फिलोसफी कॉमन सेंस, कि सबने दिमाग कर लिया सोच के, जो बोलना है बोला कॉमन सेंस सोचो, आपको कौन सा जवाब देगी, तो क्या पॉइंट कॉमन सेंस सोचो, आगे बढ़ो, है ना। एग्जाम में इनके मार्क्स निकालने पे फोकस करना है। क्लियर है सबको? कल का आपका होमवर्क है, आपको बेसिक्स ऑफ एथिक्स कैसे पढ़ानी है, डिटरमिनेंट्स ऑफ एथिक्स पढ़ानी है, अप्रोचेस टू एथिक्स पढ़ानी है, व्हाई एथिक्स मैटर, व्हाई दिस मैटर, सब रिलेटेड है। ऐसे टाइप में समझ, सब रिलेटेड है, तो सब पढ़ाने से कुछ, है ना। एनालिसिस ऑफ एथिक्स को क्लास में कैरेक्टर को सब बहुत जल्दी करूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो रीजंस बिहाइंड एथिक्स को इग्नोर करते हैं, की टर्म्स क्या है, बिलीफ क्या है, एसेंस ऑफ एथिक्स क्या है, एथिक्स मोरालिटी वैल्यूज मींस वर्सेस एथिक्स को पढ़ाना है, मींस वर्सेस लॉट ऑफ चीजें पढ़ेंगे, आपसे करेगा, है ना। वेरी क्विकली ये बहुत समझना, न्यूरोलॉजिकल कॉन्सेप्चुअलिज्म वही सब है, ये सब कुछ करेगा बार-बार, तो इसका सब पढ़ाना है, मींस अराउंड एंसर अराउंड बैलेंस क्या होगा, बात करूंगा। एथिक्स लॉ और अगर लो रिलीजन वगैरह नहीं होता है, वही बस वो में आ जाओ, तो ये सारी चीजें करना सब कुछ कर देंगे। ये भी इट इज रिस्पांसिबिलिटी टू कंप्लीट इट बिफोर हैंड, कम से कम कल आपको कहां तक कंप्लीट करना है, मतलब लगा मेटा एथिक्स पढ़ा, वापस आ गया वर्चुअल एथिक्स आ गया, मैं बोल रहा हूं पब्लिक प्राइवेट और लाइफ में एक पूछो एनवायरनमेंट क्या होता है, ये क्या होता है। ओके, तो एटलीस्ट एप्लाइड एथिक्स तक तो पढ़ाना ही है ना, ये सब एप्लाइड एथिक्स में तो ट्राई टू कंप्लीट कहां तक, यहां तक। ये टॉपिक है जिसमें डिस्कस सेकंड टॉपिक होता है ह्यूमन वैल्यूज, है ना। तो यहां तक करने की कोशिश हम करेंगे, तो अच्छे से पढ़ाना है। ओके, मतलब क्योंकि बहुत रिपीटेड है, तो मैं हर चीज को बार-बार नहीं समझाऊंगा। डू इट वेरी क्विकली एंड कम टुमारो। हां, एक क्लास में नोट करना, नोट करना होता था, क्लास के टाइम में नोट करना, अब वो क्या नहीं है। हां, अब अच्छा होमवर्क क्या है भाई सबका, ह्यूमन वैल्यूज के पहले तक का एथिक्स एंड मोरल को पढ़ के आना है, ठीक है। दिस इज वन होमवर्क, जो ये बंदा एथिक्स जिसको लेक्चर वो दिखा, सेकंड होमवर्क, और कल 11 बजे सबकी क्लास है, ठीक है। एवरीबॉडी हैज टू अटेंड इट लाइव। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि मंडे यहां से पढ़ना है। सो क्वेश्चन कौन सा वाला है, शक्ति 2 के या 1 जो इस बार के हैं, बट आपको इसी बात समझना सफिशिएंट है, हां बहुत सफिशिएंट है। टफ लग रहा है कोई बात नहीं, 3 क्लास लग गया, बस बताओ फिर हो जाएगा, बट आप पूछेगा तो पूछो, इजी हो जाएगा फिर। अच्छा मैं बताना होगा, आप रिलेट करो, कौन नोट, हां एक वाला करेक्ट, एक वाला कोर्स है, करेक्ट वो वाला करेक्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ द बेस्ट, अच्छी बेस्ट मॉडल है। ये ट्रेन ड्राइवर है, ठीक है, क्या है ट्रेन ड्राइवर है, और जिस ट्रैक पे जा रहा है, द ट्रेन ड्राइवर इज गोना पर्टिकुलर ट्रैक, ऑन दिस ट्रैक देयर आर 4 पीपल हु आर laying down, right, and on the other track there is one person who is laying down. Understanding check करूंगा, as per the utilitarian philosophy या फिर teleological philosophy, the consequences of philosophy, इस ड्राइवर को ट्रैक नंबर 1 पे जाना चाहिए कि ट्रैक नंबर 2 पे जाना चाहिए, और ट्रैक नंबर 2 पक्का, everybody has a that, पक्का ट्रैक नंबर 2 राइट, so this driver must go on track number 2, that is what the philosophy, the utilitarian teleological consequences of philosophy है। जो इसका ओरिजिनल पाथ था वो ये था ना, ऑब्वियसली ओरिजिनल पाथ बता रहे थे नॉर्मली। थियोलॉजिकल फिलॉसफी है जो ड्यूटी की बात करती है, वो क्या बोलेगी, ऑन दिस ट्रैक टू ड्राइवर को ट्रैक नंबर 1, सबको पता है व्हाई, your means है ना, your means have inherent morality, your means matter not the end, आपका means ये है कि अपनी ड्यूटी फॉलो करो, ड्यूटी इज टू go on track number 1, है ना, जो आपको बोला है वो काम करो, as per theological philosophy you will go on track number 1, right। now what if I tell you that these 4 people are the prime minister, the home minister, the finance minister, the environment minister, the law minister, है ना, बहुत इंफ्लुएंशियल हो गए, और ये एक जो इंसान है ये मानव टेररिस्ट है, ठीक है, एक्स वाई टेररिस्ट है। नाउ व्हाट विल द फिलॉसफी से, अब क्या बोलेगी फिलॉसफी, सोचो दिमाग में घुमाओ वापस, थिंक अबाउट द थ्योरी, रिपीटिंग योर हेड। सबके फोन साइलेंट भाई, ट्रैक नंबर 2 अभी ट्रैक नंबर 2 ठीक है, हम लोग ट्रैक नंबर 2, ओके हम लोग ट्रैक नंबर 1, ओके ट्रैक नंबर 2 बोल सकते हैं लोग, मुझे ट्रैक नंबर 2 व्हाई, जस्ट बिकॉज़ वी टॉकिंग अबाउट न्यूमेरिकल वैल्यू। बट एक बात सोचो, ये जो लोग हैं इफ दे डाई, है ना, देन 100 करोड़ पीपल विल हैव टू सफर, बट इफ ही डाइज नोबडी विल सफर, ओनली ही विल सफर, एक वन पर्सन। इसको उल्टा कर देते हैं, लेट अस जस्ट इस केस में ट्रैक नंबर 2 जाएगा, वन पे बात करेंगे भाई, हां इसमें 2 जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं। सपोज यहां पे एक इंसान है, नहीं बोल देते हैं, मान लो ये है इनमें के बहुत ही कोई मेजर सोशल रिफॉर्मर है ना, सोशल लीडर समथिंग, और ये 4 टेररिस्ट, अब बताओ, अब देखिए नंबर जस्ट फॉर द सिंपल फैक्ट कि किलिंग ऑफ दिस वन पर्सन विल लीड टू सफरिंग्स ऑफ मिलियंस, है ना, whereas killing of 4 terrorists might lead to suffering of
for greatest number. भाई जाना तो यही चाहिए था ना, इसी को बोलना चाहिए था सोशल रिफॉर्म को फोर्स देते हैं, 4 को right, but we are changing our course of action as Lord has become philosophy changing our action, and then they talk about 340 why, because it is not about the pure for a man of just miracles, it is